उन्होंने पाक्षिक पत्र की योजना को कार्य रूप दिया। प्रत्यक्ष रूप से वह पत्रिका के साथ न जुड़े मगर वास्तविक शक्ति वही थे। दलितों का मुख्य पात्र था मूक नायक। विज्ञापन अखबारों में दिया, लेकिन कुछ अखबारों ने दलितों के इस पत्र का विज्ञापन छापने से इनकार कर दिया। उनमें तिलक का अखबार केसरी भी था। अंबेडकर के लिए यह नया अनुभव था। इन हालातों में भी वह सैंडहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाते रहे और लेखन कार्य भी करते रहे। अछूत की समस्या उनके सिर पर थी। इसके निवारण के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक के प्रकाशन का निश्चय किया। अंबेडकर के पास अब कुछ रुपया भी इकट्ठा हो गया था। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम से एक साप्ताहिक निकाला। उन दिनों कोल्हापुर के महाराज अपने राज्य में अछूतों के उद्धार का आंदोलन चला रहे थे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी। वे दलित वर्ग में शिक्षा प्रसार, उनकी सामाजिक योग्यताओं को मिटाने और उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने में दिलचस्पी लिया करते थे। अंबेडकर जाति को, व्यवस्था को, पिंडा, पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। बहुत से अछूतों को महाराज ने अपने राज्य में स्थान दिया था। उन्होंने उनको बराबरी का दर्जा भी दिया और वे लोग उनके साथ बैठकर भोजन भी किया करते थे। उन्होंने अछूत छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की भी व्यवस्था की थी। उनके हाथी का चालक भी अछूत जाति का था। सन 1914 में अंबेडकर महाराज के संपर्क में आए थे। श्री दत्तोबा पनवार ने महाराज से इनका परिचय करवाया था। अंबेडकर जैसे उत्साही व्यक्ति से मिलकर महाराज को बहुत खुशी हुई थी। उनकी सहायता से ही अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को बंबई से मराठी भाषा का पाक्षिक पत्र मूक नायक आरंभ किया था। मूक नायक के संपादक महार जाति के श्री पांडुरंग नंदरामकर रहे थे। वे अकोला जिले के केलावली गांव के रहने वाले थे। इस प्रकार ऐसा महसूस होता है कि जिस जातिवाद का अंबेडकर विरोध करते थे वे उस समय स्वयं ही उससे ग्रस्त थे। अन्यथा अपने पत्र का संपादक महार जाति के ही व्यक्ति को बनाने में क्या तुक था, जबकि जिसे उन्होंने संपादक बनाया था उसके बारे में कहा जाता है कि वह संपादक उसका संपादकीय भी नहीं लिख सकता था। उसके 13 अंकों तक खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संपादकीय लिखे थे। उन्होंने इस बात का भी अनुभव किया कि वे अभी तक वैसी स्थिति में नहीं हैं कि हिंदू समाज की बुराइयों पर पूर्णतया प्रहार करके उसे ध्वस्त कर सकें। इसके लिए उनके शास्त्रागार में सशक्त शास्त्रों की कमी थी। वे खुद को समाज में स्थापित करना चाहते थे। 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर राज्य के एक गांव में दलितों की एक सभा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उसकी अध्यक्षता की थी। इस सभा में महाराज भी मौजूद थे और उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व की काफी प्रशंसा की थी। मई के महीने में उस साल नागपुर में अखिल भारतीय बाहेर परिषद दलित आंदोलन में एक नया मोड़ आया। इस सभा ने भीमराव को ऐसा मंच दिया जहां से उन्होंने अछूतों की दृष्टि से पहले से चल रहे डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन से हटाकर अपनी तरफ मोड़ दिया। थोड़े ही समय में भीमराव अंबेडकर ने अपने को दलितों तथा अछूतों के बीच स्थापित कर लिया। यह वर्ग उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगा। अंबेडकर इस वर्ग के लिए सशक्त संघर्ष कर रहे थे। मुंबई में अस्थायी प्रोफेसर की नौकरी से वह संतुष्ट न थे। अब कोई विशेष कार्य भी उनके पास न था। उनके मन में डी.एससी का अपना कार्य पूरा करने की इच्छा जागृत हुई जिसे वह लंदन में अधूरा छोड़ आए थे। इस कार्य को पूरा करना अपना कर्तव्य मानकर वह विदेश जाने का उपाय करने लगे। एक नया कदम। राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने से पहले की बात है, अंबेडकर एक बार फिर अपने दोस्त कैलुस्कर के पास गए।
भीमराव अंबेडकर की कैलुस्कर से बहुत गहरी दोस्ती थी। कैलुस्कर चाहता था कि भीमराव ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करें, ऊंचे पद पर नौकरी करके वह खूब धन कमाएं। जब कैलुस्कर को इस स्थिति का पता चला तो भीमराव के कंधे पर उसने हाथ रख दिया और हमदर्दी के साथ हिम्मत बांधता हुआ बोला, दोस्त, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ठोकर पर ठोकर लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। मैंने सुना था और आज अखबार में भी पढ़ा है। क्या? मुंबई कॉलेज में एक प्रोफेसर की जगह खाली है, उसने बताया। अच्छा। अंबेडकर, तुम वहां के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। इसके अलावा एक काम और करो। वह क्या? प्रार्थना पत्र देने के साथ ही प्रिंसिपल से मिल लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भीमराव अंबेडकर उसका मुंह देखने लगे। तभी कैलुस्कर बोला, घबराते क्यों हो? तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, मुझे यकीन है ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। दूसरे दिन दोनों दोस्त मुंबई पहुंचे। भीमराव ने प्रार्थना पत्र दिया। भाग्य उनके अनुकूल था, उसी समय इंटरव्यू भी हो गया। वे अपने इंटरव्यू में पास हो गए और उन्हें अब प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। कैलुस्कर को बहुत खुशी हुई। उसने इस बात के लिए अंबेडकर को बधाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 53। मुंबई कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र तथा राजनीति के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। उन्होंने अगले दिन से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई से छात्र बहुत खुश थे। वे एक दूसरे से कहने लगे कि यह प्रोफेसर महार है लेकिन बहुत काबिल है। यह इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़े हैं। इनमें योग्यता ही योग्यता है और पढ़ाने का ढंग भी अच्छा है। भीमराव ने एक दिन मिट्टी के घड़े में रखा पानी गिलास भरकर ले लिया और उसे पीने लगे। तभी वहां से गुजरते हुए प्रोफेसर ने उसे टोका, तुम महार हो, मिट्टी का घड़ा तुम्हें छूना नहीं चाहिए था, किसी से पानी मांग लेते। अंबेडकर खामोश हो गए। वे चुपचाप खड़े थे। इतने में वहां और प्रोफेसर भी आ गए। वे सभी अंबेडकर पर बिगड़ने लगे। तभी उन्होंने वह घड़ा छोड़ दिया और फिर अंबेडकर से बोले, भविष्य में अपना पानी साथ लेकर आना, बड़ा छूने की कोई जरूरत नहीं है। भीमराव ने हारकर सभी प्रोफेसर से माफी मांगी और कहने लगे, मैं आज के बाद घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगा, पानी अपने साथ लेकर आऊंगा। घर आकर वह सोचने लगे कि ऐसी नौकरी करना ठीक नहीं। इसी समय मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जहां अपमान हो और इंसान की इज्जत न हो, वहां नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बार बार नौकरी करना और छोड़ना ठीक नहीं है। मैं सहन कर लूंगा। घर का गुजारा अभी आराम से हो रहा है, नौकरी छोड़ने पर फिर परेशानी हो जाएगी। अंबेडकर ने ये सोचकर इत्मीनान कर लिया था। रामाबाई गर्भवती थी। उनके प्रसव का समय भी नजदीक आ रहा था। समय आने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने वहां एक शिशु को जन्म दिया। नाम यशवंत रखा गया। अब भीमराव अंबेडकर एक बच्चे के पिता बन चुके थे। पुत्र का 54। रवि पॉकेट बुक्स। अब भी अपनी स्थिति से अंबेडकर खुश नहीं थे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये प्रोफेसी छोड़ देंगे, लंदन जाएंगे और वहां जाकर पढ़ेंगे। कानून की पढ़ाई अधूरी है, वह भी पूरी करनी है। रुपये की समस्या पर थीसिस लिखेंगे। वह सोच रहे थे कि उनके पास 5000 रुपया होना चाहिए। 5000 का ही प्रबंध और करना है, तभी वह लंदन जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। भीमराव की समझ में नहीं आ रहा था कि 5000 का प्रबंध कैसे हो। एक दिन उन्हें उदास पाकर कैलुस्कर ने पूछा तो उन्होंने उसे पूरी समस्या बता दी।
तभी वहां नवल भटेना आ गए। समस्या जानकर हंसकर बोले, तुम्हारे पास जो 5,000 रुपये हैं वह भाभी को दे दो और 10,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारा ये रुपया वापस आने पर लौटा दूंगा भटेना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भीमराव, कैसी बात करते हो, तुमसे एक बार मैंने कहा था कि दोस्ती की जगह दिल में होती है, इसलिए दोस्तों की मदद की जाती है। मेरे पास बहुत रुपया है, जितना दिल चाहे ले सकते हो। इस तरह लंदन जाने की बात पक्की हो गई। दूसरे दिन भटेना आकर उसने खुशखबरी दी, तुम्हारे लिए अंबेडकर, कोल्हापुर राजा ने 5,000 का चेक भेजा है। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी नवल भटेना ने कहा, 5,000 का चेक भेजा है और 5,000 तुम मुझसे ले लो। लंदन की यात्रा पर निकल जाओ, भगवान तुम्हें सफलता देगा। भीमराव का पासपोर्ट भी आ गया और वह लंदन के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने थीसिस लिखना शुरू कर दिया। वहां उन्हें एक अंग्रेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर